हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आप सभी का जो 22 तारीख को एग्जाम हुआ है, 22 जुलाई को, क्लास 11th वाला, उसके मैथमेटिक्स सेक्शन का हम लोग इसमें सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सारा करके दिखाऊंगा। वैसे जो आंसर की है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, तो एक बार चैनल पे विजिट करो और पूरा कंप्लीट देख लो। एक बार मैच करो अपने आंसर जो है कि क्या आपने टिक किया है और क्या एक्चुअल में सही आंसर है, ताकि थोड़ा अंदाजा लगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए कि नहीं। उसके हिसाब से आप अपने एडमिशन आगे स्कूल्स में करा सकें। ठीक है, तो चैनल पे जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मतलब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आंसर तो मैंने बता ही दिया है, इसमें सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 81, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज JNVST 2023 फॉर क्लास 11th। क्या कह रहा है? R इकाई त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R यूनिट इज। देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझना बात। एक कह रहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कल है। मैं एक सादा पेज ले लेता हूं, इस पे सॉल्व कराता हूं। एक सेमी सर्कल है आपके पास, रुकना जरा। ये है आपके पास एक सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक बड़ा से बड़ा आप ट्रायंगल बनाओ। सबसे बड़े से बड़ा ट्रायंगल कैसे बन सकता है? जब बेस जो है वो डायमीटर हो, तो सबसे बड़े से बड़ा ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि R रेडियस का, ये सेमी सर्कल आपका है, R इकाई वाले त्रिज्या, ठीक। तो रेडियस हमने इधर मान लेना है R। बड़े सिंपल तरीके से हम लोग ये रेडियस मान लेंगे R। तो बेटा अगर रेडियस R हुआ, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर रेडियस R हुआ तो ये भी R हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। यानी इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। 2R इज इक्वल टू बेस, और जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा R, है कि नहीं? देखो, R ये हुआ और R ये, तो R मिलाकर के बेस 2R हो गया, और हाइट ये आप देख रहे हो, ठीक है। और ट्रायंगल के एरिया तो आपको पता ही है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस है 2R, इंटू हाइट कितनी है बेटा? हाइट है अपनी R, ठीक है। 2 से 2 कट गया, एंड ये हुआ R स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज R स्क्वायर। ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक 60 मीटर ऊंचे भवन से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर और आधार के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग इज 30 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। देखो बात समझना, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। इसमें क्या कह रहा है कि एक मान लो ये बिल्डिंग है आपकी, है ना, और एक ये लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस आपने देखा जिसपे एक टावर टाइप का होता है ना। तो ये लाइट हाउस है, एक बिल्डिंग है ये। तो बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, ठीक है जी, हमने मान लिया। अब कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग के एकदम टॉप पे, और ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है, मान लो यहां तक ये ऊंचा है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई को एकदम ऊपरी सिरे को देखते हैं तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको एक यहां पे एक लाइन मान लें, यहां एक लाइन खींच लें, तो देखो चूंकि ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब यहां से हम tan थीटा का फॉर्मूला बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये डिस्टेंस बता दो। ये जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस, द बेस ऑफ द लाइट हाउस एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा यानी कि tan 60 यहां पे ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले tan 60 लिखते हैं, tan थीटा क्या ही लिखेंगे, देखो, तो tan 60, चूंकि ये 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, जो कि हाइट है बिल्डिंग की, तो ये हो गया 60, और बेस हमें निकालना है। बेस मतलब वही हमारी दूरी आ जाएगी, है ना, जिसको हमने x मान रखा है। तो tan 60 की वैल्यू बेटा आप सभी को पता है, ये होता है √3, ठीक। √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x हो गया। x की वैल्यू निकालना चाहते हो, इधर लेके आ जाओ, x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। अब √3 ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 20 √3 आ जाएगा ये आंसर। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द
base of the building and the base of the tower, that is lighthouse, is 20√3 meter. This will be absolutely correct answer. समझ में आ गई बात? देखो आसान से सवाल आए थे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था. आंसर क्या होगा इसमें? 20√3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी. चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं. ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में भी करा रखा था आपको, तो अगर आपने मॉडल पेपर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा. 83 देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष ABC हैं, इसका चौथा शीर्ष D होगा. 3 vertices of a parallelogram ABCD are ABC are given here. The fourth vertex is required. तो कैसे करेंगे? D का हमें निकालना है. देखो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ यूं. देखो इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ठीक है, इस तरीके से. देखो अब इसमें हमको लगाना क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है. मिड पॉइंट थ्योरम इसमें हमें लगाना है. अब आपको पता है बेटा, जो भी समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं, एक दूसरे को आधे पर काटते हैं. एक दूसरे को क्या करते हैं? आधे पर काटते हैं. तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला D है, तो जो A और C का मिड पॉइंट होगा, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, वही मिड पॉइंट B और D का भी होगा. बात समझ रहे हो? यानी A और C इन दोनों का मिड पॉइंट ये है और वही सेम मिड पॉइंट B और D का भी होगा. बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका काम बन जाएगा. अब हम इसको लिख लेते हैं. क्या है? 030050. तो इसको यहां पे लिख लेते हैं 0303. एक मिनट, ए वाला लिखेंगे ना इसको, 0300 एंड 50. ठीक है, यही तो है, 0300 एंड 50. ओके. अब देखो यहां से हम एक काम करते हैं बेटा, सुनो मेरी बात सुनना. अब इन दोनों का देखो, ये जो A है और C है, इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. तो मिड पॉइंट की x की वैल्यू क्या होगी? 5 को और 0 को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, तो x इज इक्वल टू 5 + 0 बटे 2. और y बराबर क्या होगा बेटा? ये 0 को जोड़ दो, इधर 3 को जोड़ दो, तो 0 + 3 बटे 2. 0 + 3 बटे 2, यानी x की वैल्यू हो गई 5/2 एंड y की वैल्यू हो गई 3/2. ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो मिड पॉइंट है, द सेम मिड पॉइंट विल बी देयर फॉर B एंड D. तो B और D का भी मिड पॉइंट सेम होगा. तो अगर हमने इसको मान लो कि इसको A और B मान लो, तुम कुछ भी A और B मान लो, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 0, x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस A/2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 + B/2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई A/2 और इसकी वैल्यू हो गई B/2. अब यहां से जब कंपेयर करोगे तो देखो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट का x एक्सिस है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. यानी कि A की वैल्यू हो गई 5, यानी कि इधर 5 रख दिया हमने, और इधर जो है B और 3 ये भी बराबर होगा, तो B की वैल्यू हो गई 3. तो B बराबर हो गया बेटा 3. यानी कि D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो A एंड B है. A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू होगी 3. 5 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी. समझ रहे हो बात? चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ये देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम चूरन सवाल है. देखो कैसे कर सकते हो. यदि sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, तो sin टू द पावर 19 प्लस cosec टू द पावर 20 इज इक्वल टू. देखो बात समझो, बड़ा आसान सवाल है. ये क्या है कि sin x की जगह पे ना आप 90 मान लो, तो sin 90 वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो गया, प्लस cosec x की जगह हमने 90 माना है, तो cosec 90 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, तो 1 + 1 = 2. यानी यहां से हम देख रहे हैं बेटा कि x की वैल्यू 90 सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 90 रखोगे तो sin 90 इज इक्वल टू 1, और 1 पे पावर 19 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 टू द पावर 20, दिस विल बी इक्वल टू 2. ऑप्शन नंबर सी. आसान सा सवाल है, कर लोगे. चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी. ये देखो, ये कह रहा है कि समीकरणों 2x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0 तथा 3x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0 के आलेख दो रेखाएं हैं जो संपाती है, समांतर है. मतलब क्या रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. कुल मिला के बात ये है. तो ये इक्वेशंस जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल हैं, या फिर परपेंडिकुलर हैं, या फिर संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, बिल्कुल कोइंसिडेंट हैं, या फिर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो देखो बेटा,
सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ये लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्लोप अगर हम लोग निकालें तो स्लोप इसका वाला, इसका स्लोप क्या होगा बताओ? इसका स्लोप y बाई एक्स, ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स और x के कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा बेटा वो 3/2 हो जाएगा स्लोप, और इसका जो स्लोप होगा वो 2/3 हो जाएगा। जब ध्यान रखना, जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। जबकि यहाँ पे जब m1 m2 का तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक मिनट, यहाँ पे जब m1 m2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/3, सो दिस रिजल्ट आउट टू 1 दैट इज नॉट इक्वल टू -1। -1 हमको चाहिए, है ना, यानी कि वी कैन रिड्यूस दैट द लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर होता तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 आता, है ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन खत्म ही हो गया। पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप बराबर होंगे, तो स्लोप तो बराबर नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होंगी। कोइंसिडेंट कब होंगी? देखो कोइंसिडेंट कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब जाके वो कोइंसिडेंट होंगी, है कि नहीं? तो पहली बात भाई a1 अपॉन a2 ही नहीं है, b1 यही नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो कोइंसिडेंस कहां से होंगी? जब तक पैरेलल नहीं होंगी तब तक कोइंसिडेंस तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट ओनली वन पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक द्विघातीय समीकरण क्या होगा जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। अब बात ध्यान से समझना बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस x एंड प्लस अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है -3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 रख देंगे, x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस उनका गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज अल्फा बीटा दैट इज 2, सो यहाँ पे x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ गया? किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 27 आता है, इस संख्या को 11 से भाग देना है। देखो बेटा एक बात समझना, किसी चीज को हम 121 से भाग दे रहे हैं तो 121 क्या है? 11 का एक गुणज है, मल्टीपल है, यानी जो संख्या 121 से डिविजिबल होगी वो 11 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 121 से भाग देने पर 27 रिमाइंडर आ रहा है, तो जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 27 में 11 का भाग देकर देख लो बेटा कितना आ रहा है, वही आपका आंसर आ जाएगा। 11 दूना 22, ये 5 रिमाइंडर आ रहा है एंड दिस विल बी आंसर, ऑप्शन सी। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज 5 and the least prime factor of b is 7, then the least prime factor of a plus b। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जो लीस्ट प्राइम फैक्टर दिया है उसी को तुम नंबर मान लो, है ना, लेट द नंबर बी 5 एंड लेट द सेकेंड नंबर बी 7। तो पहला नंबर हमने 5 मान लिया, दूसरा नंबर 7 मान लिया, दोनों का योग a प्लस बी देख लेते हैं भाई। तो a प्लस बी बराबर 12, इसका मिनिमम जो प्राइम फैक्टर है, जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो कौन सा होगा बेटा? जो मिनिमम प्राइम फैक्टर है दैट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से इसमें भाग चला जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आओ जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। आ जाओ 89 पे चलते हैं, इसको करते हैं। ये कह रहा है कि एक पेटी में केवल लाल, हरे तथा सफेद रंग की गेंदें हैं। लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता 2/5 तथा सफेद रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता 1/5 है। यदि पेटी में 18 हरे रंग की गेंदें हैं तो पेटी में कुल कितने गेंदों की संख्या है? देखो भाई 3 तरह के गेंद है, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 2/5, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/5। और आप सभी जानते हो बेटा कि टोटल प्रोबेबिलिटी मिलाकर के 1 होगा, यानी कि इफ आई टेक द सम ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 दिस शुड रिजल्ट आउट टू 1, ठीक है। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू देख लो भाई, ये अच्छा ये P2 ये P3, ठीक है। तो ये P2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये वाला ग्रीन की वैल्यू निकालनी है। तो P1 प्लस P2, P1 इज गिवन हियर 2/5, सो जस्ट पुट हियर 2/5 एंड प्लस P2 एंड प्लस P3 इज गिवन हियर 1/5 इज इक्वल टू 1। तो P2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा 2/5, है ना, यानी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 2/5।
5। अब जब प्रोबेबिलिटी निकल गई तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटपुट जो होते हैं और टोटल सैंपल स्पेस जो होता है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितने टोटल, देखो टोटल यहाँ पे दे रखा है कि 18 ग्रीन बॉल है, तो 18 ग्रीन बॉल अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, तो 18 बटे x मान लो, हमें नहीं पता है ना, वही तो निकालना है बेटा, तो 18 बटे x। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली कि 2/5 के बराबर आ रहा है। सो जस्ट पुट हियर 2/5 एंड इक्वेट दिस टू टर्म्स एंड सॉल्व इट। देखो इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 18 बटे ये x को इधर लेके आ जाओ और 5/2 से गुणा कर दो बेटा, तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी आपका, मतलब x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 5 9 45 45 x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान सा सवाल। एक घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम है, तो जिसकी संभावना बहुत ही कम होती है उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में एकदम आएगी, तो जो सबसे कम नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, 0.0001। दिस विल बी करेक्ट आंसर। अब ये देखो, ये अच्छा सवाल था, मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन 100 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। तो यहां से देखो, यहां पे हम लोग क्लास जो इंटरवल है ना, इंटरवल का डेटा निकालेंगे, उसके बाद हमें बहुलक वर्ग निकालना है, यानी कि मॉडल क्लास निकालना है। तो सबसे पहले बात समझो, अगर मैं 85 में से 100 में से 85 माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा 15, और 65 में से 85 माइनस कर दूं तो 20 मिलेगा। 30 में से 65 में से 85 माइनस कर, ठीक है, 30 में से अगर मैं ये 65 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये 35 मिल गया, ठीक। और ये वाला 30 में से 15 माइनस कर दूं तो इधर क्या मिलेगा, 15 मिल गया। 15 में से 5 माइनस कर दूं तो इधर मिलेगा बेटा 10 मिल जाएगा, और 10 और ये वाला तो 5 है ही अपने पास, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो ये जो चीज है ना 5, वो 0 से 10 के बीच की वैल्यू है, मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूं, है ना। और ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 30 हो गया, ये 30 से 40 हो गया, ये 40 से 50 हो गया, और ये हो गया 50 से 60 हो गया। यहां पे एक चीज देखो बेटा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, उसको हम अलग अलग करके हमने लिख दिया। तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, 35 की, जो कि किस क्लास को बिलोंग करता है, 30 से 40 वाले क्लास को बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही तो पूछा है, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास कौन सा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो मॉडल क्लास हो गया। सिंपल क्वेश्चन। चलो बस डेटा से घबरा गए होगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी हम लगातार इस चैनल पे करवाते हैं। तो अगर आपके भाई बहन क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे द्रोण स्कूल ऐप के अंदर क्लास 6 के लिए बैचेस चलाए जा रहे हैं। हम लगातार बच्चों को इसी फील्ड में गाइड करते हैं, लगातार 5 साल से गाइड करते हुए आ रहे हैं, नवोदय एंड सैनिक स्कूल। तो नवोदय और सैनिक स्कूल के आपके जान पहचान वाले जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज हैं द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से ये बैचेस आप ले सकते हैं। 20 जनवरी को नवोदय क्लास 6 का एग्जाम होने वाला है, शायद आप सभी को पता होगा। तो उसके लिए नवोदय अल्फा बैच 3, दिस इज और लास्ट बैच, चूंकि टाइम बहुत कम है तो इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, ये लास्ट बैच है, अभी जल्दी शुरू हुआ है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे डेली शेड्यूल बेसिस पे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि प्रैक्टिस लगे हाथ, प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे ने कोई लेक्चर देखा उसकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर टेस्ट हम लोग ले लेंगे, और ऑल इंडिया में बच्चे की रैंकिंग दिखेगी, जिससे पता चल पाएगा कि हाँ भाई वो एग्जाम के नज़दीक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एनालिसिस आप कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में कमजोर है, कौन सा सेक्शन उसका अच्छा है, किस पे कम ध्यान देने की जरूरत है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रैंकिंग दिखेगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो एक टेलीग्राम ग्रुप हम लोग बनाए हैं, एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप हर एक बैच के लिए बनाया जाता है जिसमें बच्चे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं आप 6260388361। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। बाकी ये इस तरह का ऐप का इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको बैचेस मिल जाएंगे। एक बार आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जा करके, ये देखिए आप कितने अच्छे से फोल्डर में सभी अलग अलग फोल्डर्स लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स चैप्टर टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, इस तरीके से दिखेगा, ये टेस्ट सारे हैं। तो ऐप के अंदर सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन बैच इज और फ्लैगशिप बैच ऑफ रिकॉर्डेड बैच फॉर JNVC 2024, सो यू कैन एनरोल इन द अर्जुन बैच इफ यू हैव सम काइंड ऑफ गाइडेंस, या फिर आपको थोड़े कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अर्जुन बैच में एनरोल कर सकते हैं। दिस इज और रिकॉर्डेड बैच। बाकी सैनिक अल्फा इज द बैच फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AISSW 2024। तो
सेम फीचर्स के साथ सारे फीचर्स इसमें भी हैं। सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए ये बैच है, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। 50 मॉडल पेपर की सीरीज एंड मॉक टेस्ट की सीरीज, ये सारा कुछ ऐप के अंदर है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस 6260388361, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक समबाहु त्रिभुज है मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब हमने ये बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया है ना। तो आप ये बात समझना बेटा, ये जो ये वाला क्या हो गया, ये आपसे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक चीज समझना बेटा, ये है आपका AB है, ठीक है, और ये D पॉइंट है, तो ये आपका हो गया AD हो गया। बात समझ रहे हो, क्या हो गया, AD हो गया। इधर देखो, चूंकि ये दूरी AB है तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाली दूरी भी AB होगी, है कि नहीं। और ये जो हाफ है ना, ये आधी दूरी, ये AB/2 हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना कि ये जो AB का स्क्वायर होगा, AB का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ AB स्क्वायर, यानी कि AB/2 का स्क्वायर एंड प्लस ये AD का स्क्वायर, तो प्लस AD का स्क्वायर। यहां से जब सॉल्व करोगे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई 4, AB स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस AD स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 4 4 तो सभी जगह चला गया, और ये 3AB स्क्वायर हो जाएगा। तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसको, आराम से आ जाएगा। 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण y बराबर a और x बराबर b, समीकरण y बराबर a और x बराबर b का युग्म रेखांकन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। देखो हमने ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं y बराबर a, यानी ये लाइन बन गई हमारी। अगर मैं कहता हूं x बराबर b, तो हमारी ये लाइन बन गई। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे x तो b होगा और y होगा a, यानी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे x b होगा और y होगा a। क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है ये सेक्शन फॉर्मूला से लग जाएगा। द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट a 2-2 एंड b 3-7 इन द रेशियो। कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं, a इज इक्वल टू 2-2 एंड b दिया हुआ है 3-7। इसको मिलाने पर ये रेखाखंड जो है, ये लाइन जो है वो किस रेशियो में बांटेगी, किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। AB 2-2 B 3-7 दिया हुआ है। चलो एक पेज में ले लेता हूं और उस पर समझते हैं अच्छे से, आ जाओ। तो देखो एक लाइन दिया हुआ है A 2-2 B 3-7, तो A को हमने लिया, A है 2 और -2 और B है बेटा 3 और 7, ठीक है, ये दो ले लिया। और जो लाइन जो रेखाखंड है वो 2x 3y - 7 है, 2x 3y - 7। तो रेखाखंड हमने लिया 2x प्लस 3y - 7 इज इक्वल टू 0, यही तो है, ठीक। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात समझना मेरी बेटा। आप मान लो कि k संबंधे 1 के रेशियो में, लेट द रेशियो बी, मान लो कि एक मिनट, जो रेशियो है, अरे भाई ये चल क्यों रहा है, कल चल क्यों नहीं रहा है। मान लो कि जो रेशियो है वो k:1 है, रेशियो इज इक्वल टू k:1। तो अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ध्यान से समझना, अगर k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी, मान लो कि m, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि अगर m:n के रेशियो में विभाजित करता है, जो फॉर्मूला होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। तो अभी m की जगह हमने k ले लिया है, n की जगह 1 ले लिया है, k:1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रख दो बेटा। m की जगह हमने क्या ले लिया है, m की जगह हमने लिया है k, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 एक मिनट, x2 की वैल्यू यहां पे रुकना बेटा, x2 की वैल्यू यहां पे
तो यहाँ से x2 की वैल्यू हो रही है, ये वाली वैल्यू x2 वाली हो जाएगी और ये वैल्यू है x1 की वैल्यू, ठीक है। और ये y2 की वैल्यू, ये हमारा y1 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे x2 y2 और x1 y1 की वैल्यू रख देते हैं बेटा। तो k x2 की वैल्यू है 3 है, यहाँ से देखो x2 की वैल्यू 3, तो k इंटू 3 प्लस n x1 की वैल्यू है 2, तो n की वैल्यू तो 1 ले रखा है ना हमने, तो 1 इंटू 2 अपॉन m प्लस 1 यानी कि k प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो m की वैल्यू हमने k ले रखा है, और y2 की वैल्यू है बेटा, y2 की वैल्यू है 7, तो k इंटू 7 एंड y1 की वैल्यू है -2, तो -2 हो गया इधर, ठीक है। n की जगह पे हमने 1 लिया है और y1 का हो गया -2, तो -2 इधर हो गया ये वाला अपॉन k प्लस 1। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, ये जो चीज़ है ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इस लाइन पर रख दूं तो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बात समझो कि 2 पॉइंट्स हमारे a और b दिए हुए हैं, ठीक। इन दोनों को ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने बनाई, ये जो लाइन है यही तो विभाजित कर रही है, और इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन ये है, यानी ये जो हमने पॉइंट्स निकाले इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, है कि नहीं। तो इस लाइन के इक्वेशन पे x और y की वैल्यू रख दो। अब देखो 2x प्लस 3y माइनस 7, तो x की वैल्यू यहां से रख दो, x की वैल्यू है 3k प्लस 2, तो 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, तो ये 2x हो गया, एंड प्लस 3, और y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू यहां से रख दो 7k माइनस 2, तो 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, और उसके बाद क्या है -7 इज इक्वल टू 0। यहां से काट पीट लो, देखो ये कितना हुआ, यहां से आप देखोगे तो ये 6k एंड प्लस 4, ठीक है, एंड प्लस 21k एंड माइनस 6, ठीक, अपॉन, और फिर माइनस यहाँ पे हो गया ये k प्लस 1, तो माइनस 7k माइनस 7, ठीक है, और बटे नीचे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर ये k प्लस 1 जा करके 0 बन जाएगा, ये 21k और 6k मिल करके कितना हुआ, पहले तो ये हटा दो भाई, 6k माइनस 1k, तो इधर आ गया 20k, एंड इधर आ गया बेटा 20k और 7 6 13, यानी कि -9, 20k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 9/20 आ गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 9/20, और यही तो रेशियो हमने मान रखा था कि k/1 रेशियो था, तो यही हमारा आंसर हो गया 9/20। इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, 9/20, 9:20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण ये दे रखा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कि मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो रूट्स अगर रेसिप्रोकल है तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 1 हो गई, सिंपल सी बात है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू लास्ट वाला टर्म होता है यानी कि k, तो k इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो k इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, मतलब 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो देखो बेटा 99 तक की संख्याएं 2 डिजिट की हैं, मतलब शुरू के 3 छोड़ दिया जाता है। जैसे देखो 2 डिजिट की संख्याएं स्टार्ट होती हैं 3 से डिविजिबल होने वाली 12 से स्टार्ट होती हैं, और शुरू में है 3, 6 और 9, ये तो 1 डिजिट की संख्याएं हैं, और 12 से लेकर के लास्ट वाली संख्या है 99, इसके बाद 3 डिजिट का शुरू हो जाता है। तो 99 में 3 का भाग दे दो बेटा 33 आ जाएगा, और इस 33 में से ये तीनों घटा दो, माइनस कर दो, क्योंकि ये तो 1 डिजिट की संख्या है, तो 33 - 3 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखो कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल समान है, ये समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसके मूल रूट्स इक्वल हैं, तो अगर रूट्स इक्वल होते हैं बेटा तो हमारा फॉर्मूला लगता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। यहां पे b की वैल्यू देखना, ध्यान से समझना, जो b की वैल्यू है वहां यहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करें अगर निकालें तो b की वैल्यू निकल के आ रही है ये वाला, ये हमारी b की वैल्यू है। तो b² करते हैं तो 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, b² हो गया, -4ac, तो a की वैल्यू है a² प्लस b² प्लस b², और c की वैल्यू है c² प्लस d², तो c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी c² प्लस d²। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, बड़े आसानी से कर सकते हो ना। देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर ही सकते हो बेटा, 4 हो गया इधर, और ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो 2abcd हो गया, है ना। इधर -4 a² c², तो इधर a² c² करोगे तो ac का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ad का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस bc का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 बाहर है, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 तो उधर जाकर के कट ही जाएगा, इधर खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो यही सब बचा, देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इसको समझना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए सी पर स्क्वायर है या डी पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर। बस लिखने की सहूलियत के लिए मैंने ऐसा किया है, ए बी सी डी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो अगर हम देखें तो ए सी स्क्वायर माइनस है, इधर प्लस है, खत्म हो गया। अच्छा, इधर तो ये सारे माइनस में आएगा ना, ये सब माइनस में आएंगे बेटा टर्म्स, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो बी डी स्क्वायर इधर प्लस में है और इधर बी डी स्क्वायर माइनस में, खत्म हो गया। यानी हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 2ab और इधर हो गया माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2abcd इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये चीज कब होगा बेटा, ये चीज कब होगा, समझो बात समझना, ये चीज कब होगा, अगर मैं ये कह दूं कि AD इज इक्वल टू BC है, अगर मैं कहता हूं AD इज इक्वल टू BC है, तो यहां पे बेटा AD इज इक्वल टू BC कर दो। ये इसको आप ऐसे लिख लो ना, एक काम करो, इसको लिख लो 2AD BC, ऐसे लिख लो। तो AD इज इक्वल टू BC है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2AD का स्क्वायर, ठीक है, और इधर लिख सकता हूं, अगर AD इक्वल टू BC कर दिया तो इधर भी 2AD का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन बराबर हो जा रहा है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वेशन बराबर होगा, जब AD बराबर BC हो जाए। देखो इक्वेशन तभी बराबर होगा, तो AD बराबर BC, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 97 का। ठीक है, चलो अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी उनको भी निपटाते हैं, खत्म करते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखो, ये कह रहा है यदि थीटा एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 90 रख दो, तो tan थीटा की वैल्यू 90 नहीं, थीटा की वैल्यू आप 45 रख दो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा tan 45 बराबर 1 हो गया, कॉट 45 बराबर भी 1 हो गया। ठीक है, तो 45 1 हो गया। आप देखो वैल्यू 2 आ रही है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 45 आ गई। तो यहां भी tan थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब और प्लस कॉट थीटा 1, तो 1 का क्यूब बराबर 2 ही आएगा आंसर। देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए बेटा, बहुत सिंपल सवाल आए, बहुत बेसिक से जो आपके वो है ना वैल्यूज हैं, उनको जब रखोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जा रहा है, कुछ भी इसमें वेरिएबल का काम है नहीं। ये देखो, a tangent PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meets a line through the center O। ये सेंटर है O, ये Q है और ये टेंजेंट है। ठीक है, स्पर्श रेखा है। आपसे ये कह रहा है कि अगर OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, OQ मतलब ये 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, लिटरली बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत किया, चूंकि आप ट्रिपलेट याद किए हो कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो बेटा जो ये 13 है ना, ये बड़ी भुजा होती है, लेकिन इधर देखो ये 12 बड़ी भुजा दे रखी है और ये रेडियस है, रेडियस 5 दे रखा है। तो जरा बच्चे एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 119 हो गया। यानी कि एक्स की वैल्यू √119 आया कि नहीं आया, बताओ। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये समझ के गलत कर दिया कि भाई ये 13 है, ये वाला, ये 13 थोड़ी ना है, ये तो 12 दिया हुआ है ना। तो √119 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट पर लिख करके जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग लगातार आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल पे। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, वी आर द टॉप मोस्ट चैनल इन द फील्ड। तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नवोदय और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो 100th क्वेश्चन, द लास्ट वन। एक त्रिभुज ABC 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अंतर्वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि BD बराबर 12 सेंटीमीटर और DC बराबर 9 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 189 है, तो भुजा AB की लंबाई है। देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या है बेटा, BD इज इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो गया बेटा। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब मैं एक काम करता हूं, इसको 3 ट्रायंगल में विभाजित कर लेता हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। समझ गए? 3 ट्रायंगल कौन कौन सा, एक तो ये ट्रायंगल हो गया बेटा, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक तो ये ट्रायंगल हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 ट्रायंगल में विभाजित कर लिया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों का एरिया जोड़ करके 189 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। होगा ना, 189 के बराबर होगा।
तो ये जो है 9 सेंटीमीटर है, और चूंकि ये एक पॉइंट से टेंजेंट है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, है कि नहीं, x हो जाएगा। अब तीनों एरिया को जोड़ लो बेटा। पहले वाले ट्रायंगल, इसका एरिया जोड़ते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल 1 का एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस कितना है 12 और 9 को आपस में मिला लो, बेस हो जाएगा तो 21 और गुणे हाइट है 6, पहला ट्रायंगल। प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इसका बेस हुआ 12 प्लस एक्स हुआ, तो हाफ गुणे 12 प्लस एक्स और गुणे 6। तीसरे ट्रायंगल का एरिया हाफ गुणे इसका बेस हुआ x प्लस 9, तो x प्लस 9 इंटू 6। ये तीनों ट्रायंगल का एरिया हो गया, ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल के एरिया आपस में जोड़ लो बेटा। तो तीनों ट्रायंगल के एरिया आपस में जोड़ोगे तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे 20 छक्का 120, 1 छक्का 6 यानी कि 126 हो गया 126, एंड प्लस यहां देखो ये क्या होगा 12 छक्का 72 प्लस 6x प्लस 72 प्लस 6x, ये मैं ये वाले ट्रायंगल का ले रहा हूं, प्लस ये वाला ट्रायंगल 9 ये 6x प्लस 54, तो प्लस नहीं 6x नहीं, ये तो बेटा x प्लस 9, ओके हाँ 6x ठीक है, x प्लस 9, तो 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 189। अब ये दो इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 126 प्लस 72 और प्लस 54 आपको जोड़ लेना है, और फिर इधर 12x तो है ही, तो इधर कितना हो रहा है 4 2 6 6 12 को 2 हासिल 1, और ये 5 1 6 7 6 13 13 2 15 15 को 5 हासिल 1 252 एंड प्लस 12x इज इक्वल टू कितना हुआ 189 हो गया। एक मिनट बेटा, प्लस 180, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 18 दूना 36 360 9 दूना 18 यानी कि 378 378 हो गया। यहाँ पे 12x की जो वैल्यू आ जाएगी 378 माइनस 252, सो दिस विल इक्वल टू 621 126 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 दहम 120 10.5 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 10.5 हो गया बेटा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है AB की लंबाई, तो बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, इसकी वैल्यू आ गई 10.5, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये है 12, तो AB की लंबाई ये पूरी है ना, ये पूरी AB की लंबाई है, तो AB इज इक्वल टू 12 एंड प्लस 10.5 दैट गिव्स आउट 22.5, ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ सवाल तो बहुत अच्छे थे बेटा, जैसे देखो ये सवाल भी अच्छा है, और मैं बताऊं आपको ये सवाल छोटा है लेकिन ये वही वाला बात हो गई कि अनसुईया के 2 हरे ज्यो नावक के तीर, और देखन में छोटल लगे घाव करे गंभीर, तो बेटा ये वो वाली बात होगी। ये बहुत छोटा सवाल है लेकिन आपने इसको गलत कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मैं बताऊं 70 से 80% बच्चों ने इसको गलत कर दिया है, तो ये इसको थोड़ा हार्ड में मानेंगे, बाकी ठीक, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मानेंगे। बाकी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, ये वाला आपका रेखाखंड वाला, ये भी हार्ड में मान सकते हो आप, और ये भी थोड़ा सा मान सकते हो, तो काफ़ी ठीक लेवल के क्वेश्चन थे बेटा, मतलब इतने ही बहुत ही एकदम इजी नहीं थे, लेकिन ठीक है अगर तुमने पढ़ा है तो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो था, रुक जाओ, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल पेपर जो है ना बैलेंस पेपर ही था, थोड़ा हार्ड की तरफ ही कहेंगे हम लोग। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख करके बताना बेटा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।